आज एक ऑनेस्ट सवाल से शुरू करते हैं। आपके आसपास कोई समीर है जो अमेरिका जाकर सैम बन गया? डोंट कॉल मी समीर, कॉल मी सैम। या कोई एक ऐसा दोस्त जो अमेरिकन एम्बेसी के पास से गुजरते ही उसका एक्सेंट का ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है वर्जन 2.0। हम सब ने ऐसे लोग देखे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिका दुनिया का सुपर पावर माना जाता है, इकोनॉमी में, मिलिट्री में, कल्चर में। और जब कोई सुपर पावर होता है तो लोग उसकी नकल करना शुरू कर देते हैं। पर सोचिए, एक ज़माना ऐसा भी था जब दुनिया हमारी नकल करती थी, जब लोग इंडिया से प्रेरित थे, इंडिया की तरफ भाग रहे थे, जब हमारी धरती से जाते थे आइडियाज़, टेक्नोलॉजी, धर्म और कहानियाँ, और पूरी दुनिया उन्हें अपना स्टैंडर्ड मान लेती थी। विलियम डैलरिम्पल ने इसी बात पर लिखा है द गोल्डन रोड बुक, और संजीव सान्याल ने ओशन ऑफ चर्न बुक में दिखाया है कि इंडियन ओशन का असली मालिक कौन था। तो चलिए आज हम एक टाइम मशीन में बैठते हैं, चलते हैं उस दौर में जब इंडिया सिर्फ एक देश नहीं था, वो एक सिविलाइजेशनल सुपर पावर था। वेलकम टू इनफाइनाइट इंडिया, द भारतीय वे, एक ऐसी सीरीज जो मिथ्या को तोड़ती है, स्पेकुलेशन को साइड में रखती है और हमें याद दिलाती है कि हम कौन थे और हम कौन हैं। जब हम सुपर पावर शब्द सुनते हैं तो तुरंत दिमाग में टैंक्स, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, हॉलीवुड मूवीज और ग्लोबल ब्रांड्स आ जाते हैं। और ऑब्वियसली इन सब चीज़ों के मापदंड के हिसाब से आज की दुनिया एक ही सुपर पावर को मानती है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लोग अपनी आइडेंटिटी को ट्वीक करते हैं, नाम से लेकर एक्सेंट तक, सिर्फ इसलिए कि वो ज़्यादा कूल दिखें। समीर से सैम, प्रियंका से प्री, मुकेश से माइक। लेकिन आज हम उस समय की बात करेंगे जब भारत एक इकोनॉमिक सुपर पावर होने के साथ एक कल्चरल सुपर पावर भी था। मतलब हम दुनिया का सिर्फ इकोनॉमिक या मिलिट्री सेंटर नहीं थे, हम नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, टेक्नोलॉजी और स्टोरी टेलिंग का भी ग्लोबल हब थे। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडिया शस्त्र और हथियार यानी मेटलर्जी में अव्वल था, कैसे हमने समुद्री ट्रेड और नेविगेशन पर अपनी छाप बनाई, हमारी हाई इन डिमांड यूनिवर्सिटीज़ हमारे वेद, पुराण और कहानियों की दूर दूर तक पहुंच, एंड ऑफ कोर्स हमारा इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, और एंड में हाउ एंड व्हाई डिड वी लूज इट ऑल। चलिए शुरू करते हैं एक सॉलिड टॉपिक से, लिटरली मेटल से। भारत की सबसे पुरानी शक्तियों में से एक थी मेटलर्जी। लोहा, तांबा, सोने चांदी का काम यहाँ सिर्फ अलंकार के लिए नहीं, साइंस एंड इनोवेशन के लेवल पर होता था। कौटिल्य, जिन्हें आप चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, अर्थशास्त्र में मेटल इंडस्ट्री के एडवांस लेवल का डिस्कशन करते हैं। 6th सेंचुरी का संस्कृत टेक्स्ट बृहद संहिता बताता है कि कैसे हम लोग सोने को हीट, मेल्ट और हैमर करके उसकी प्योरिटी टेस्ट करते थे। ये सिस्टमैटिक मेटलर्जिकल प्रोसेस था, और ये प्रोसेस हमारे पूर्वज हजारों साल पहले कर रहे थे। और इस सब में सबसे फैसिनेटिंग एग्जाम्पल था वुड्स स्टील। साउथ इंडिया में बनने वाला ये स्टील इतना हाई क्वालिटी था कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता था। पर्शिया, अरेबिया जाता था और वहाँ बनता था द लेजेंडरी डमास्कस स्टील स्वॉर्ड। आपने शायद सुना होगा एक ऐसी तलवार जो हवा में उड़ते हुए सिल्क के रुमाल को काट कर रख दे, और वहीं दूसरी तरफ युद्ध में किसी का पूरा हाथ भी काट दे।
लोग सोचते थे ये अरब या सीरियन कमाल है, लेकिन रिसर्च बताती है इसकी जान थी इंडियन वुड स्टील, जो कि हमारे तमिलनाडु में बनता था। 12th सेंचुरी के अरब स्कॉलर अल इदरीसी ने इंडियन आयरन को डिस्क्राइब करते हुए लिखा कि हिंदूज एक्सेल्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन। इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड एनीथिंग टू सरपास द एज दैट यू गेट फ्रॉम इंडियन स्टील। सोचिए जरा, अगर उस टाइम का ग्लोबल वेपन्स टेक कॉन्फ्रेंस होता तो की नोट एड्रेस हमारे पूर्वज देते। अब हम बात करते हैं समुद्र की, द इंडियन ओशन। आज अगर हम मैरीटाइम नेविगेशनल एक्सपर्टीज का मैप खोलेंगे तो शिपिंग रूट्स का कंट्रोल वेस्ट या मिडिल ईस्टर्न देशों के हाथ में दिखेगा, लेकिन 2000 साल पहले का मैप एक दूसरा नज़ारा दिखाता था। पूरा ओशन इंडियन इन्फ्लुएंस था। इंडियन शिप्स, इंडियन ट्रेडर्स, इंडियन स्टोरी टेलर्स हर जगह नजर आते थे। प्राचीन भारतीय नाविक मॉनसून विंड्स को अच्छी तरह समझते थे। उनकी एफिशिएंसी और प्लानिंग उन्हें अरेबिया और अफ्रीका से लेकर साउथ ईस्ट एशिया के कोस्ट तक आसानी से पहुंचाती थी। कुछ सालों पहले एक एंशिएंट शिपरेक मालदीव्स के पास मिला था और आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये इंडियन मर्चेंट वेसल थी जो स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स ले जा रही थी। इंडियन स्टिच शिप्स में प्लैंक्स रिवेट से नहीं, रोप से स्टिच किए जाते थे, जैसे कपड़े सीते हैं ना वैसे। INS कौंडिन्य ने इसी पुरानी ट्रेडिशन को रिवाइव करके इंडिया से ओमान तक सेल किया और एंशिएंट ट्रेड रूट्स को सिंबॉलिकली रिक्रिएट किया। इकोनॉमिस्ट हिस्टोरियन संजीव सान्याल, जो इस वॉयज का हिस्सा रहे, कहते हैं इंडियन ओशन एक कल्चरल और इकोनॉमिक कॉरिडोर था। दूर दूर के देशों में, खासकर साउथ ईस्ट एशिया के प्राचीन मंदिरों में हमारे देवता, कला और लिपि सेंचुरीज लॉन्ग इंडियन व्यापार का सबूत हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ग्लोबल स्पाइस ट्रेड का इंजन भी इंडिया ही था। हमारे स्पाइसेस जैसे काली मिर्च, दालचीनी, इलायची इतने क्रेज में थे कि मैरीटाइम रूट्स लिटरली इन्हीं के ट्रेड के आसपास डिज़ाइन होते थे। हमने सिर्फ शिपिंग लेन्स डोमिनेट नहीं किए, हमने दुनिया के खाने में तड़का लगाकर उसे और भी ज़्यादा टेस्टी बना दिया। हमारे कॉटन और सिल्क के कपड़े, उनके इंट्रिकेट वीव्स और रिच डाइज इंटरनेशनल मार्केट्स में प्रीमियम चीज़ें मानी जाती थीं। इतना कि दूर के मुल्कों की फैशन सेंसिबिलिटी हमारे रंगों, हमारे पैटर्न से इन्फ्लुएंस होने लगी। अब समुद्र की लहरों से निकल कर चलते हैं सीधा एजुकेशन की दुनिया में। आज जब हम दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, MIT जैसे नाम तुरंत जुबान पर आ जाते हैं, लेकिन एंशिएंट इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ की एक पूरी गैलेक्सी थी। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, पुष्पगिरी, शारदा पीठ, काशी, कांचीपुरम और बहुत से ऐसे शिक्षा केंद्र जो एक्सीलेंस इन एजुकेशन के लिए मशहूर थे। तक्षशिला, जो आज के पाकिस्तान में है, दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटीज़ में से एक मानी जाती है। स्कॉलर्स के हिसाब से इसकी रूट्स 6th सेंचुरी BCE तक है, 2600 साल पहले, और कुछ स्कॉलर्स उससे भी पुराना मानते हैं। कहते हैं कि महाभारत को पहली बार वैशंपायन ने इसी भूमि पर सुनाया था। तक्षशिला ने वर्ल्ड में संस्कृत लैंग्वेज और कल्चर दोनों को शेप किया। इस इंस्टीट्यूशन में कई महान स्कॉलर्स पढ़े थे, जैसे चाणक्य जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, चरक जैसे महान वैद्य, जीवक जैसे सर्जन और पाणिनि जिन्होंने क्लासिकल संस्कृत का ग्रामर कोडिफाई करके भाषा को एक नया स्ट्रक्चर दिया। एक दौर ऐसा था जब यहाँ हजारों स्टूडेंट्स ग्रीस, बेबीलोनिया, चाइना से मेडिसिन, रिलीजन, फिलॉसफी, म्यूजिक, पॉलिटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और स्पिरिचुअलिटी सीखने आते थे।
इसी तरह एक और यूनिवर्सिटी थी नालंदा, बिहार का वो क्राउन ज्वेल जो अपने टाइम का शायद सबसे महान सेंटर ऑफ लर्निंग था। नालंदा की शान थी उसकी विशाल लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स धर्मगंज, एक ऐसा इंटेलेक्चुअल कॉस्मोस जिसमें कहा जाता है कि 9 मिलियन के आसपास पुस्तकें स्टोर्ड थी। 9 मिलियन, 90 लाख। नालंदा को दुनिया की पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी भी माना जाता था, जहां स्टूडेंट्स कैंपस में ही रहते थे, बिल्कुल एक अपग्रेडेड गुरुकुल की तरह। और क्यूरिकुलम में बुद्धिस्ट फिलॉसफी के साथ साथ मैथमेटिक्स, मेडिसिन और वेदास के साथ कई सब्जेक्ट्स शामिल थे। 7th सेंचुरी कॉमन ईरा में चाइनीज मॉन्क हुआनज़ैंग यहाँ पढ़ने आए। यहाँ से 657 बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स ले गए और अपने ग्रंथ ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन्स में लिखा कि नालंदा सिर्फ भारत के स्टूडेंट्स का नहीं, पूरे एशिया का लर्निंग हब था। उनके हिसाब से नालंदा का एंट्रेंस एग्जाम इतना टफ था कि लगभग सिर्फ 20% एप्लीकेंट्स को ही एडमिशन मिल पाता था। फिर भी यूनिवर्सिटी में 8,500 से 10,000 तक स्टूडेंट्स और 1,500 से 2,000 तक टीचर्स थे, जो आज के किसी भी एलिट कैंपस के साइज और रिगर को चैलेंज कर सकते हैं। गुजरात की वल्लभी यूनिवर्सिटी भी इसी कॉन्स्टेलेशन का एक इम्पॉर्टेंट तारा था। इस यूनिवर्सिटी को विमेन ने फाउंड किया था, जो दिखाता है कि एजुकेशन के इस महान परिसर में महिलाएं भी टॉर्च बेयरर्स थीं। सहाना सिंह जैसे रिसर्चर्स हमें याद दिलाते हैं कि प्राचीन भारत के ये सेंटर्स ऑफ एजुकेशन आज के ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से कम नहीं थे और कई मामलों में शायद ज़्यादा ही रिगरस थे। अब चलते हैं मेरे फेवरेट सेगमेंट पर, कहानियाँ। इंडिया का इतिहास और कहानियाँ कैसे दुनिया भर में पहुँच गई और कई देशों का कल्चरल हिस्सा बन गई। रामायण और महाभारत ये सिर्फ रिलीजियस टेक्स्ट नहीं, ये सिविलाइजेशनल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ये कहानियाँ धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई का मॉरल कॉम्पस थे, राजनीति के गाइडलाइंस थे, गृहस्थ जीवन से लेकर राजधर्म तक हर चीज़ का फ्रेमवर्क थे। और सबसे खास बात, इनकी ताकत इतनी थी कि ये भारत की घाटियों, नदियों और शहरों तक सीमित नहीं रहे। ये कहानियाँ जहाँ जहाँ भारतीय समुद्री जहाज गए, जहाँ जहाँ हमारे वाणिक, भिक्षु, कलाकार और कवि गए, वहाँ वहाँ तक पहुँच गई। जैसे थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया के स्ट्रक्चर्स और टेम्पल्स में आपको आज भी रामायण और महाभारत की कहानियाँ नजर आएंगी। भारत के इम्पैक्ट थे दूसरे देशों में थे या फिर दूसरे जगहों पे थे, उसके बारे में बिल्कुल भूल चुके हैं। अब जैसे बोरोबुदूर बोल करके एक पूरी तरह से एक जो जातक टेल लिखा हुआ है, यू फाइंड द जातक टेल कम्प्लीटली, और एक वो बिल्कुल मंडल के शेप में, अगर आप उसके प्लान को देखेंगे और उसको एलिवेशन को देखेंगे, वो बिल्कुल एक मंडल की तरह नज़र आएगा। और ये जावा इंडोनेशिया में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद एक माइसोन सेंचुरी जो वियतनाम में है, ये पूरी तरह एक शेवाइट सेंचुरी है, पूरा इट्स कम्प्लीटली शेवाइट लैंडस्केप। और लेकिन इसके बारे में भी लोगों को शायद बिल्कुल पता नहीं होगा। अंकोर वाट डेफिनेटली लोगों के आंखों में आता है, क्योंकि आज भी अगर आप लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल की बात करें तो वो नज़र आ जाता है लोगों को। लेकिन जैसे मैंने माइसोन की बात की और जैसे मैंने बोरोबुदूर की, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जो भारत के बाहर एग्जिस्ट करते हैं, जो बिल्कुल चीख चीख के हमको ये बता रहे हैं कि भारत की सॉफ्ट पावर दूर दूर तक फैली हुई थी। तो भारत एक समय ऐसा देश हुआ करता था, क्योंकि अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो सिंगापुर का नाम सिंगापुरा, वो भी भारत के इन्फ्लुएंस से आ रहा है। पर्शियन सिविलाइजेशन वहाँ पे भी बिफोर इस्लाम केम इन देयर वाज अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट जो भारत से जाता था। इंडियन स्टोरीज की ये यात्रा सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया तक ही सीमित नहीं,
आपको ये सुनकर हैरानी होगी, लेकिन ओमान, बहरीन, इजिप्ट जैसे देशों में आज भी कहीं कहीं प्राचीन मंदिर मिलते हैं भगवान शिव, प्रभु कृष्ण और गौतम बुद्ध के। जर्मन स्कॉलर थियोडोर बेनफी का मानना था कि बहुत सारी यूरोपियन फेरी टेल्स की जड़ इंडियन स्टोरीज हैं, कहानियां जो बुद्धिस्ट और हिंदूज के बीच जन्मी और जैसे जैसे कारवां वेस्ट की तरफ बढ़े ये भी साथ साथ चलती गईं। और फिर आता है भारत का एक और महान एक्सपोर्ट, पंचतंत्र। हिब्रू, स्पेनिश, लैटिन, पर्शियन में इसके ट्रांसलेशंस हुए हैं। योहानस हर्टल जैसे स्कॉलर्स कहते हैं कि पंचतंत्र के 200 से ज़्यादा वर्जन्स 50 से अधिक भाषाओं में मिलते हैं। 1001 नाइट्स, जिन्हें आप अरेबियन नाइट्स भी कहते हैं, 1001 नाइट्स की कुछ कहानियां जैसे द थ्री एप्पल्स का संबंध भारतीय कथाओं स्पेशली पंचतंत्र से माना जाता है। आज भी इंडिया में रात को जब एक माँ या बाप अपने बच्चे को सुलाने के लिए हितोपदेश या पंचतंत्र की कोई कहानी सुनाते हैं तो शायद उसी वक्त दुनिया के किसी और कोने में एक चाइल्ड फ्रेंडली अडेप्टेशन टीवी पर चल रहा होता है। मोटिव वही, मूल भारत का। चलिए अब बात करते हैं धन की। इतिहास हो या वर्तमान, किसी भी देश को सुपर पावर का टैग सिर्फ इमोशंस या वाइब्स से नहीं मिलता। उसके पीछे होता है हार्ड इकोनॉमिक मसल। इकोनॉमिक हिस्टोरियन एंगस मैडिसन जैसे स्कॉलर्स लिखते हैं कि एक ज़माने में भारत अकेला दुनिया के टोटल आर्थिक उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा कंट्रीब्यूट करता था। सोचिए, 1/3 ऑफ ग्लोबल जीडीपी। और ये कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमिक हिस्ट्री है। हाल ये था कि रोमन पोर्ट्स तब तक पूर्ण ना माने जाते जब तक भारत के मसाले, बारीक कॉटन और रेशमी वस्त्र ना पहुंचते। ईस्ट अफ्रीका से साउथ ईस्ट एशिया तक इंडियन ट्रेडर्स, बैंकर्स और कारीगरों ने ऐसा नेटवर्क बनाया जहां वस्तु, क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्ट और कॉमर्स का पूरा इकोसिस्टम चलता था। इजिप्ट में रेड सी के कोस्ट पर एक प्राचीन पोर्ट था, बेरेनिके। आज ये खामोश आर्कियोलॉजिकल साइट है, लेकिन कभी यहाँ दुनिया भर के जहाज एंकर करते थे। जब खुदाई हुई तो आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ लॉर्ड गणेश और गौतम बुद्ध को समर्पित छोटे श्राइन्स और टेम्पल्स के निशान मिले। साथ ही ऐसी पॉटरी और कॉइन्स भी मिले जिन पर ब्राह्मी स्क्रिप्ट में इंस्क्रिप्शंस थे। जो ना जानते हो, ब्राह्मी एक एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्ट है। ये सब देखकर समझ आता है कि बेरेनिके सिर्फ इंडियन गुड्स का एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन नहीं था, बल्कि इंडियन लोग वहाँ बसे हुए थे। वे वहाँ बिजनेस करने गए और साथ ले गए अपना धर्म, अपनी कहानियाँ, अपनी लिपि। अब तक हमने इंडिया के सिर्फ सुपर पावर स्टेटस और ग्लोरी की बात करी, लेकिन हर सिविलाइजेशन की हिस्ट्री में डार्क चैप्टर्स भी आते हैं। और इंडिया का वो फेज शुरू हुआ विद एक्सटर्नल इन्वेजन्स एंड इंटरनल डिविजन्स। इंडिया की ग्लोबल डोमिनेंस एक दिन में ख़त्म नहीं हुई। एक के बाद एक इन्वेडर्स आए, तुर्की, मंगोल्स, यूरोपियंस। हमारी यूनिवर्सिटीज़ ध्वस्त कर दी गईं। कहते हैं कि जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा की प्रसिद्ध और लेजेंडरी लाइब्रेरी को जलाया तो आग महीनों तक जलती रही। इतने मैन्युस्क्रिप्ट्स थे लाइब्रेरी में। ट्रेड रूट्स भी शिफ्ट हो गए। लोकल इंडस्ट्रीज को डिलिबरेटली डिस्ट्रॉय किया गया। ब्रिटिश पॉलिसीज ने इंडियन टेक्सटाइल्स को क्रिपल कर दिया और नेट रिजल्ट, हमने अपना सुपर पावर स्टेटस खो दिया। सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि खुद अपनी आंखों में। एक हार्ड लेसन यहाँ छुपा है। चाहे आप कितने भी कल्चर्ड, पीसफुल, स्पिरिचुअल हों,
अगर आप बॉर्डर्स डिफेंड नहीं कर सकते तो आपका कल्चर, आपकी इकोनॉमी, आपका नॉलेज इकोसिस्टम सब टूट सकता है। और ये हमें आज इस समय याद रखना बहुत ज़रूरी है। वीर भोग्य वसुंधरा, जो ना जानते हो प्लीज़ गूगल करके इसका ट्रांसलेशन निकालिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वीर भोग्य वसुंधरा। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, क्या सचमुच इंडिया का इन्फ्लुएंस खत्म हो गया, या फिर हुआ ये कि हमारी चीज़ें, हमारी कहानियाँ, हमारी परंपरा सबको नई पैकेजिंग में नया फॉरेन लेबल लगाकर हमें ही वापस बेचा जा रहा है। नाम बदल गया, पैकेजिंग बदल गई, लेकिन सोल अब भी भारतीय ही है। आज फैशन वर्ल्ड को ही देख लीजिए, लग्जरी रनवेज पर जब कोई डिजाइनर हेरिटेज लेदर सैंडल्स दिखाता है तो हिंदुस्तान के महाराष्ट्र से एक आवाज आती है, भाई ये तो कोल्हापुरी चप्पल है। बांधनी, पश्मीना, हैंड वोवन शॉल्स आज वेस्टर्न लेबल्स लगाकर प्रीमियम प्राइसेस पर बिकती हैं। हमारे कारीगर अब भी वही काम कर रहे हैं, बस पैसा और प्रेस्टीज किसी और को मिल रहे हैं। ये पैटर्न सिर्फ कपड़ों तक लिमिटेड नहीं, आप वेल बीइंग की दुनिया में जाइए। हमारे घरों में सदियों से जो चीज़ नॉर्मल थी, आज वेस्ट में सुपर फूड बन के वापस यहीं पे आ रही है। घी, जिसे हमने पूरी जिंदगी रोटी, दाल, खिचड़ी, प्रसाद में डालकर खाया, जिसे दादी नानी ने बल बुद्धि के लिए ज़रूरी माना, अब क्लैरिफाइड बटर के नाम से इंपोर्टेड ग्लास जार्स में बेचा जा रहा है, ग्रास फेड, आर्टिजन, कीटो फ्रेंडली जैसे टैग्स के साथ। हल्दी, जो हमारे लिए हर चोट का पहला इलाज थी, मम्मी का स्टैंडर्ड डायलॉग, हल्दी वाला दूध पी लो सब ठीक हो जाएगा, याद है ना? आज टर्मरिक लाटे के नाम से न्यूयॉर्क और लंदन के हिपस्टर कैफेज में सोल्ड आउट है। गोल्डन मिल्क, एंटी इन्फ्लेमेटरी, मिरेकल, डिटॉक्स एलिक्सिर, ये सब शब्द बदल गए, पर चमक उसी पीली हल्दी की है जो हम पहले से जानते थे। माइंड बॉडी स्पेस में देखो तो कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। मेडिटेशन एप्स, माइंडफुलनेस कोर्सेज, ब्रेथ वर्क वर्कशॉप्स, इन सब की जड़ कहीं ना कहीं योग, ध्यान, प्राणायाम, वेदांतिक कॉन्टेम्पलेशन में है। प्राणायाम को अब कार्डियक कोहेरेंस ब्रीदिंग कहकर वेस्ट हमें ही चेपने की कोशिश कर रहा है। योग को कैसे वहां अडेप्ट किया गया है आप सब जानते हैं, पर सीन धीरे धीरे बदल रहा है। आज का इंडिया फिर से जाग रहा है। टेक इंडस्ट्री में इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ग्लोबल इनोवेशन के फ्रंट फुट पर खड़े हैं। इंडियन फूड, चाट, डोसा, इडली दुनिया में फेवरेट्स बन रहे हैं। बॉलीवुड और रीजनल सिनेमा के गीत हॉलीवुड तक पहुंच रहे हैं। योगा, आयुर्वेदा, वेलनेस में इंडिया फिर प्राइमरी सोर्स बन रहा है। इंडियन डिजाइनर्स अपने वीव्स और मोटिव्स के साथ पेरिस, मिलान के रैंप पर चल रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से असली रिवाइवल सिर्फ जीडीपी के नंबर्स से नहीं आएगा, तब होगा जब हम इतिहास ईमानदारी से समझें, अपने बच्चों को तक्षशिला और नालंदा के बारे में गर्व से सिखाएं, कारीगरों व विद्वानों को सम्मान व समर्थन दें, और शायद कुछ समय बाद ऐसे ही किसी टीवी शो पर होस्ट बोलेगा, आपको पता है एक ज़माने में लोग अमेरिकन एक्सेंट कॉपी करते थे, आजकल इंडियन एक्सेंट कूल माना जाता है। उस दिन हम जान लेंगे कि साइकिल पूरा हो गया। अपने इतिहास को जाने बिना कोई भी राष्ट्र अपना फ्यूचर नहीं बना सकता। नमस्ते, जय हिंद।